तो हेलो स्टूडेंट, तो ये यूपीवीसीएल पिटकुल जेई का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2017 का, ये उसका फाइनल पार्ट है। 100 क्वेश्चन आया था, तो आपके पास ये आपके पास लास्ट पार्ट है आपके पास। तो ध्यान से देखिए, लास्ट पार्ट में आपके पास, तो लास्ट पार्ट का 81 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ 3 फेज अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू ए ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि एक 3 फेज जो अल्टरनेटर है किससे कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। उसका हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर 300 और 400 वाट है। हिस्टेरिसिस पहले आया है, तो रेस्पेक्टिव नाम से क्रम से 300 आपका हिस्टेरिसिस है, 400 एडी करंट। इफ द स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर रिड्यूस्ड बाय 10%, अगर आप 10% स्पीड घटा दोगे तो व्हाट विल बी द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट। हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस आपका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको पास ये दिए गए। अब देखिए, आपने कहा कि स्पीड घटा दिया, तो आपको पता है कि स्पीड घटाने से क्या होता है। पहले ये देखिए, आपके पास हिस्टेरिसिस का क्या फॉर्मूला होता है, हिस्टेरिसिस लॉस का ये फॉर्मूला होता है, एडी करंट का लॉस का ये होता है, ठीक है। और ये हिस्टेरिसिस आपको दे रखा है 300 वाट और एडी करंट भी आपको दे रखा है। हम जानते हैं, देखिए एनपी बराबर 120 एफ होता है, तो 5 प्रोपोर्शनल क्या होगा, पी, ये सॉरी स्पीड, एन क्या है, स्पीड है। तो यहाँ से आप देखिए 10% स्पीड घटा दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी कितना घटेगा, 10%। तो ओरिजिनल एफ था, इसमें 10% घटाने के कारण माइनस साइन आया, ये आ गया, तो आपका 0.9 एफ। अब वी प्रोपोर्शनल ये होता है 5, तो ये आपका अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है आपके पास कितना परसेंटेज, ये 10 घट रहा है, ये भी 10, तो वी भी आपका इसी तरह से क्या लिखेंगे, वी डैश, वी माइनस आपके पास 10% घटा दोगे तो आपका पॉइंट वी आएगा, ये आ गया। अब इसी से देखिए पी एच डैश नया क्या होगा, ये डैश करके कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, और पी डैश वो हो गया। तो मैंने इसको और इसको भाग कर दिया, पी एच डैश को पी एच से भाग कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये वी डैश आएगा यहाँ पर, ये आपका दोनों को भाग कर दिया तो ये आ गया, मान रख दिया तो आपके पास ये आ गया। तो आपको जब सॉल्व किया तो 270 वाट, 270 वाट आपका क्या आ चुका है, हिस्टेरिसिस क्या आ गया भाई, हिस्टेरिसिस आपके पास 270 वाट आ गया। इतनी बात आपको ध्यान रखना। अब मुझे कैलकुलेशन करना है एडी करंट की, तो एडी करंट ये है, तो ध्यान रखिए, इसको हटा दें यहाँ से, तो देखिए आपको इसको हटा, तो हिस्टेरिसिस कितना आ गया, ये आ गया। तो यहाँ देखिए, तो एडी करंट देखिए, तो एडी करंट देखिए भाई, P डैश अपॉन P, P डैश अपॉन P, आपके पास P डैश का मान देखिए कितना है, CE V डैश स्क्वायर अपॉन CE V स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका V डैश अपॉन V का होल स्क्वायर आ गया। आप इसमें मान रखिए वी डैश का मान कितना है भाई, वी डैश का मान यहाँ से आया था तुम्हारा ये 0.9 वी अपॉन वी का होल स्क्वायर, वी से वी कैंसिल हो गया, तो पी ई डैश जो अब नया आएगा बराबर कितना होगा, 0.9 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए ये कितना आ गया, 0.81, तो पी ई डैश बराबर क्या होगा, 0.81 इंटू पी ई। पी ई का मान कितना है भाई, कहाँ गया पी ई, ये 400 है, तो 400 रखिए इसमें, 0.81 इंटू 400, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो 4 कम 4 4 8 है 32, इतना वाट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि हिस्टेरिसिस और ये दोनों पता चल गया आपको। तो हिस्टेरिसिस लॉस कितना आया था, पी एच डैश आपके पास आया था 270 वाट, और एडी करंट लॉस आपका आ गया 324 वाट। ये आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, बी ऑप्शन आपके पास ये हो गया, ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन आपने निपटा लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82। कुछ क्वेश्चन अच्छे आए हैं आपके पास एग्जाम, कुछ तो बहुत आसान है, यानी मीडियम लेवल का पेपर कह सकते हो आप। लास्ट टाइम जो आपको हुआ था, आयोग सेम करा रहा है आपके पास पेपर, तो ध्यान रखिए इस बार कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं, रिपीटेड नहीं भी होंगे तो कॉन्सेप्ट तो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना जो सॉल्व मैं करा रहा हूँ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, फॉर 440 kV line the spacing between
द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर इज अराउंड 440 केवी लाइन के लिए स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर इज अराउंड कितना होता है ये पूछ रहे हैं आपको। ए ऑप्शन दिया है 8 मीटर, बी 11 मीटर, सी 14 मीटर, डी 17 मीटर। ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 440 केवी लाइन है, उसके लिए स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर के बीच कितना स्पेसिंग होता है। आपको क्लास में भी सॉल्व कराया गया है, आपको नोट कराया गया। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, इसके अकॉर्डिंग 440 केवी लाइन के लिए जो अराउंड उनके केवी लाइन के लिए जो स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर होता है वो लगभग आपके पास 8 मीटर होता है। कितना होता है? 8 मीटर। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? ये आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए आपके पास 82 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन आपने कर लिया। क्वेश्चन 82। अब लिखिए क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 देखिए, क्वेश्चन 83 ये कह रहा है आपके पास FF16 को आपको कन्वर्ट करना है बेस्ट। तो ये हेक्साडेसिमल को आपको किस में कन्वर्ट कर रहा है? आपके पास डेसिमल में। ये बेस वैल्यू है, ये आपका बेस है, ये आपके पास। तो ऑप्शन ए देखिए 1515, बी 255, सी 248, डी 254। तो ये आपके पास है, तो ध्यान से देखिए। तो इसको लिखने का स्टाइल देखिए, आपको ये बेस 16 को किस में? बेस 10 में कन्वर्ट करना है। 15 का मतलब होता है 15। देखिए आपके पास ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब 11 डिजिटल में, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब होता है 15। ये आपके पास, ये तो आपको क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए एफ को आपको कन्वर्ट करना है किसमें भाई? बेस 10 में आपको कन्वर्ट। तो लिखने का स्टाइल क्या होता है? जो एफ होता है इसको 16 की पावर, इसके बाद कितनी संख्या है? 1, तो ये 1 लिखिए, प्लस एफ इंटू 16 की पावर कितना? 0। एफ का मान कितना? 15, 16 की घात है कितना? 16, प्लस 15 इंटू 16 की पावर 0, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखिए 240 प्लस 15, तो आपका आंसर आ गया 255। किस बेस में? 10। तो 10 बेस में आपके पास ये आ गया, तो आपका आंसर हो गया बी। ये आपके पास ये हो गया। ठीक है भाई, इतना क्वेश्चन आपके पास ध्यान रखिएगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84। 84 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 84। क्वेश्चन आपका 84 है। लिखिए द लोड फैक्टर LF मैक्सिमम डिमांड को उसने दिखाया MD, पीक वैल्यू भी बोलते हैं, एंड एवरेज लोड AL are related as
कैसे रिलेटेड हैं कह रहे हैं, तो इनके बीच क्या संबंध है, तो LF लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड अपॉन MD। बी देखिए लोड फैक्टर एवरेज लोड इनटू MD। सी ऑप्शन देखिए लोड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज लोड। डी ऑप्शन देखिए लोड फैक्टर बराबर मैक्सिमम डिमांड। आपको ये पूछा गया है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। भाई आपके पास जो लोड फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है, देखिए जनरेशन में पढ़ा होगा आप, लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड अपॉन पीक लोड। पीक लोड का दूसरा नाम क्या कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम लोड ये का है। तो देखिए आपके पास लोड फैक्टर बराबर क्या है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपके पास, पहला ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि लोड फैक्टर का मान, नोट पॉइंट लिखिए, नोट जो आपका लोड फैक्टर का मान है वो हमेशा 1 से कम होगा। ये आपको एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, वो इसलिए क्योंकि आपको जो है मैक्सिमम डिमांड से भाग करो, मैक्सिमम से इसको भाग करोगे, हमेशा इसका मान कितना आएगा, 1 से कम आएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 84। अब कितने बचे, 16 क्वेश्चन और बचे, 84 क्वेश्चन आपके पास हो गए। अब देखिए 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, the device that detects the fault in a power system is, तो ऑप्शन दिया है सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन दिया है आइसोलेटर, सी ऑप्शन दिया है रिले, डी ऑप्शन दिया है नोट। ये आपके पास, तो ये आपका है 85 क्वेश्चन। कह रहा है कि बताइए वह कौन सा डिवाइस है जो आपको फॉल्ट को पहचानता है, कह रहा है। तो आपको पावर सिस्टम में कौन होता है भाई, वो होता है रिले। रिले आपका ऐसा डिवाइस है जो आपका फॉल्ट को पहचानता है। फॉल्ट को पहचानने का मतलब आपको ये फॉल्ट को ये पहचानता है और किसको बताएगा, सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर आपका सर्किट को आइसोलेट करता है। तो आंसर लिखिए, यहाँ लिखिए रिले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, लिख लिया इतना। जबकि सर्किट ब्रेकर सर्किट को क्या करता है, आइसोलेट करता है। ब्रेकर में से तोड़ना, आइसोलेट करता है। तो क्या आंसर रहेगा इसका, सी। ये हो गया आपका 85 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, स्विच बोर्ड must be fitted with at the height of कितने हाइट पर स्विच बोर्ड को होना चाहिए, ये कह रहा है। तो ये तो आपका डाटा है, आपको याद करना पड़ेगा। 2 मीटर, 1.5 मीटर, सी ऑप्शन 2.4 मीटर, डी 0.5 मीटर। तो ये देखिए आपके पास, तो जो आपका जो है स्विच बोर्ड है, डाटा है, याद करना है, ये आपका 1.5 मीटर की हाइट पर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, बी आंसर आ गया आपके पास। तो आपका ये हो गया 86 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87,
नोट करिए 87। इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब drops by 2%, then power decreases by, तो पावर कितने से घटेगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन भी दिया है 4%, बी ऑप्शन दिया है 2%, सी ऑप्शन दिया है 8%, डी ऑप्शन दिया है 1%। ये आपके पास ये है। तो देखिए ध्यान से देखना भाई, ये कह रहा है कि अगर करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें अगर करंट को डिक्रीज करा दिया जाए 2%, तो पावर में क्या डिक्रीज होगा ये कह रहा है आपके पास। ये आपको पूछा गया है, ध्यान से आपको देखना है। देखिए भाई, अगर रेजिस्टेंस सेम है, इफ मान लेते हैं आर, रेजिस्टेंस आपका सेम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I स्क्वायर R, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए जो I डैश है, जो सेकेंडरी आपका करंट है, वो घट रहा है आपका कितना परसेंटेज, 2%। तो पहले I था, घटने को कितना माइनस साइन, कितना परसेंटेज, 2%, कितने का, इसका ये, तो कितना आ गया आपके पास 0.98 I, ये आ गया आपके पास ये। अब तो P डैश भी क्या होगा, P डैश रेजिस्टेंस सेम मानने, I डैश स्क्वायर R, ये हो गया। तो देखते हैं कितना आ गया आपके पास, इतना नोट कर लिया। तो P डैश अपॉन P डैश का मान क्या होगा, I डैश स्क्वायर R अपॉन I स्क्वायर R, R से R कैंसिल, I डैश अपॉन I, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो P डैश बराबर देखिए कितना आ गया, P I डैश का मान रखिए कितना आएगा, I डैश का मान 0.98 I अपॉन I, I से I कैंसिल हो गया। तो P डैश बराबर कितना आ गया भाई, तो P डैश आपका कितना आ रहा है, देखिए इसको इंटू करिए 0.9604 P आ गया, ठीक है। अब चेंज देखिए, इतना लिख लिया भाई, ये तो हो गया इसका। तो चेंज बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू चेंज इन परसेंटेज करना है, तो आप ऐसे करें। माइनस साइन आएगा तो अगर यहाँ पर तो हम डिक्रीज करेंगे, अगर प्लस आएगा तो इंक्रीज करेंगे। तो देखिए आपके पास फाइनल कितना है भाई, ये आपका P डैश है, P डैश माइनस P अपॉन P, रखिए इसका मान 0.9604 P माइनस P अपॉन P, P से सब कैंसिल हो गया। तो आपका देखिए माइनस 3.96, ये आपका 100 से इंटू भी करिए, इसको 100 से इंटू भी करिए, 100 से इंटू कर देते हैं पहले, 100 से इंटू करिए, तो माइनस 3.96 इतना परसेंटेज आ रहा है आपके पास। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज होगा, कह रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है 3.96 के पास कौन है, ये आपके पास। तो पावर में कितना डिक्रीज होगा आपके पास, कितने का चेंज होगा, माइनस का। आपके माइनस साइन डिक्रीज बता रहा है 3.96 से, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4। तो ये तो हो गया आपका 87 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर आपका है 88, क्वेश्चन नंबर 88। इम्प्रूवमेंट ऑफ
पावर फैक्टर इन एन इंडक्शन, improvement of power factor in an induction motor results a decreased torque, कह रहा है कि टॉर्क घटेगा, b increased torque, सी ऑप्शन देखिए इंक्रीज्ड करंट, डी इंक्रीज्ड टॉर्क एंड डिक्रीज्ड करंट, ये आपको कहा गया। देखिए ये कह रहा है कि अगर पावर फैक्टर को सुधार दिया जाए तो इंडक्शन मोटर का क्या होगा, क्या हो रहा है, आपके टॉर्क में क्या असर होगा और करंट में क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको तो पता ही है जो आपका टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल टू रोटर का पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर इंप्रूव होने का मतलब सुधरना, बढ़ना, तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा आपको पता है कि अगर कांस्टेंट पावर फ्लो करना है वी आई कॉस फाई, अगर इसको फ्लो करना है तो I बराबर क्या हो गया, P, I बराबर P, सप्लाई भी ये है कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर पावर फैक्टर इंप्रूव कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पावर फैक्टर इंप्रूव होने का मतलब है करंट का मान क्या होना, डिक्रीज होना, और टॉर्क का मान क्या होगा, इंक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। इतना आपको ध्यान रखना। एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। नंबर एक सिंक्रोनस कंडेंसर, नंबर एक सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर कहिए। दूसरा आप लिखिए कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। और तीसरा पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए फेज एडवांसर का यूज किया जाता है। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया आपका 88 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है। 100 में से आप जो है 88 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। 89 क्वेश्चन देखिए, 89 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 80 है। 89 देखिए, हार्ड magnetic material are used for preparation of नंबर एक इलेक्ट्रिकल मशीन, नंबर बी सर्किट ब्रेकर, नंबर सी लिखिए परमानेंट मैग्नेट, और डी लिखिए नोटा। ये कह रहा है। तो देखिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, आपको हिस्टेरिसिस कर्व पढ़ाया था मैंने। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसका हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका यूज, इसका लूप तो ज़्यादा होता है, हिस्टेरिस लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया के प्रोपोर्शन होता है। लेकिन फ़ायदा क्या था, इसमें आपके पास जो आपका रेसिडुअल फ्लक्स है उसका मान ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका यूज हम चुंबक बनाने के लिए करते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यूज कहाँ पर करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में तो नहीं करते, सर्किट में परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए परमानेंट मैग्नेट में कर। लेकिन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये भी ज़्यादा होता है, कोरोसिटिव ये भी आपका ज़्यादा होता है, लूप भी क्या होता है, लूप का एरिया ये भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपका हिस्टेरिसिस लॉस PH ये भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन फ़ायदा क्या है, ये देखिए फ़ायदा ये है आपका, इसका यूज हम चुंबक बनाने में कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका 89 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन आपके पास ये हो गया।
क्वेश्चन लिखिए 90। क्वेश्चन लिखिए 90। क्वेश्चन नंबर 90। हाउ मच percentage of carbon is present in हाई स्पीड कार्बन। हाई स्पीड कार्बन में ये आपको पूछा गया है 2%। डाटा क्वेश्चन है। देखिए जेईई के एग्जाम में आपको डाटा मिलेगा जरूर, आपको याद करना पड़ेगा ये डाटा। आप इसके याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है डाटा को याद करने का। सी और डी 1%। तो देखिए 90 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना कार्बन का प्रतिशत है कह रहा है किसमें, हाई स्पीड कार्बन में कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। डाटा है आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपका होता है 0.7% to 1%, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। क्वेश्चन नंबर 91। ओनली 10 क्वेश्चन बचे हैं, हार्डली 10-15 मिनट और लगेगा सॉल्व करने में, 10 मिनट हार्डली। 91 देखिए। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट the iron loss of a transformer is negligible। बिकॉज, क्यों करते हैं ये कह रहा है कि आपका शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस समय आपका आयरन लॉस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये कह रहा है आयरन लॉस को आप नेग्लेक्ट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है द इंटायर इनपुट इज जस्ट sufficient to meet copper loss only। बी ऑप्शन देखिए, फ्लक्स produced is a small fraction of the normal flux। सी लिखिए, iron core becomes saturated। डी ऑप्शन लिखिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये आपके पास ये। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपके पास जो है कॉपर लॉस होते हैं और आयरन लॉस को नेग्लेक्ट करते हैं करें। वैसे आपका ओपन सर्किट टेस्ट जब होता है उस समय हम आयरन लॉस काउंट करते हैं और आपके पास क्या होता है, कॉपर लॉस नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसा क्यों होता है कह रहे हैं कि क्यों आपके पास होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है उसको नेग्लिजिबल करते हैं। मैग्नेटाइजिंग ब्रांच नेग्लिजिबल करने का मतलब उसमें आपका जो फ्लक्स होगा वो आपका बहुत ही कम होगा। तो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस स्मॉल होगा, तो आपके पास नॉर्मल फ्लक्स का बहुत ही कम होगा, इसलिए आपको ये कहा गया। तो क्या हो गया, 91 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92।
क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, अभी बताया था पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक, तो वही आपको बताएगा। ए यूजिंग ट्रांजिशन का यूज करके कह रहा है, यूजिंग RL circuit, C using synchronous motor, D नोटा। अभी आपको बताया था पावर फैक्टर इंप्रूव करने के कितने तरीके हैं आपके पास, मैंने बताया था कैप्चर बैंक का यूज कर सकते हो, सिंक्रोनस कंडेंसर जिसे आप सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हो, और तीसरा फेज एडवांसर का यूज करते हो। तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कौन आ गया आप उसमें, सिंक्रोनस मोटर का आपका यूज करोगे। ठीक है भाई, इतना तो हो गया आपका 92 क्वेश्चन। अब आइए 93 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, out of the material given below, आपको कुछ मटेरियल दिए गए हैं, which has the highest dielectric मटेरियल। तो आपका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसका होगा ये पूछ रहा है आपको, डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, एयर दिया है ऑप्शन, ग्लास दिया है, सी आपका ऑयल्ड पेपर दिया है, और डी आपका दिया है माइका। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप देखिए, कह रहा है कि आउट ऑफ द मटेरियल गिवन बिलो, आपको निम्न ये मटेरियल दिया गया है, तो बताए किसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, ये आपको कह रहा है। तो आपका किसका होता है, ग्लास का, तो आप क्या लिखोगे, ग्लास। ये हो गया आपका 93 क्वेश्चन। अब 94 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, the speed of energy meter can be controlled by, आपका जो है कैसे कंट्रोल करोगे ये कह रहे हैं। एक देखिए सीरीज मैग्नेट, इसके द्वारा, बी ऑप्शन देखिए शंट मैग्नेट, सी ऑप्शन देखिए ब्रेकिंग मैग्नेट, और डी ऑप्शन देखिए शेडिंग मैग्नेट। ये आपके पास। तो आप देखिए क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ एनर्जी मीटर को किससे कंट्रोल करोगे, तो जिस कंट्रोल में से रोकना है, किससे करते हैं हम, ब्रेकिंग मैग्नेट, ब्रेकिंग में से रोक देना, आपके पास ब्रेक कर देना। तो ये हो गया आपका 94 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हो गए, 94। अब क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95।
generally the supply frequency usually employed for high frequency eddy current हीटिंग इज, ऑप्शन देखिए 10 मेगाहर्ट्ज, बी देखिए 10 किलोहर्ट्ज, सी देखिए 10 किलोहर्ट्ज से 400 किलोहर्ट्ज, सी देखिए किलोहर्ट्ज और डी देखिए 1 किलोहर्ट्ज। तो अभी आपको बताया था हीटिंग करने के लिए आप इंडक्शन का यूज करते हो, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है एडी करंट में आपके पास। तो आपके पास जो हाई फ्रीक्वेंसी रहता है तो वो आपके पास ये वाला रेंज है। ये डाटा है, फिर से आपको याद करना, 10 किलोहर्ट्ज से कितना 400 किलोहर्ट्ज के लिए। क्वेश्चन हो कितने हो गए, 95 हो गए। क्वेश्चन 96, आइए भाई क्वेश्चन 96 में आइए। क्वेश्चन नंबर 96, which of the following single phase motor is available with speed as low as r revolution per minute। तो कौन सा आपके पास ऐसा है कर रहा है, सैडेड पोल, बी देखिए रिलक्टेंस, सी देखिए हिस्टैरिसीस, डी देखिए यूनिवर्सल। ये तो देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर, आपके सिंगल फेज मोटर के टाइप हैं। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा मोटर है जिसका स्पीड उतना ही कम है जितना रिवॉल्यूशन पर मिनट में है। कह रहा है तो किसका होता है, ये सैडेड पोल का होता है आपके पास, ये सैडेड पोल का होता है। ध्यान रखिए आपके पास कितने हो गए क्वेश्चन 96, 97 देखिए। क्वेश्चन 97, the controlling torque in a Megger is provided by A option springs, B option weight attended to moving system, C it does not need any controlling torque,
डी नोट। ये आपका क्वेश्चन है 97, ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि द कंट्रोलिंग टॉर्क में मेगर इज प्रोवाइड, तो आपको कंट्रोलिंग टॉर्क मेगर में चाहिए, कह रहा है किसको प्रोवाइड है, तो नोट करके लिखिए मेगर में तो आपको कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत होता ही नहीं है, तो नोट करके लिखिए मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इट डज नॉट नीड एनी कंट्रोलिंग टॉर्क। दूसरा नोट पॉइंट लिखिए कि मेगर का यूज हाई रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस मतलब इंसुलेटर के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखिए। आप कितने क्वेश्चन हो गए, 97। अब फाइनली आ गया आप क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, in RLC containing R बराबर आपको दिया है कितना है 5 ओम, L बराबर 0.6 हेनरी एंड C बराबर 0.6 माइक्रो फैरड। द पावर फैक्टर विल बी, आपका पावर फैक्टर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। 0 B लैगिंग, C यूनिटी, D लीडिंग। ये आपका, तो आपको RLC सर्किट दिया है, तो इसके ये एलिमेंट के आधार पर बताने कि आपको पावर फैक्टर 0 होगा, लैगिंग होगा, यूनिटी होगा, लीडिंग। हम लोग क्या जानते हैं, अगर L का इफेक्ट कैपेसिटर से ज़्यादा हो, L ज़्यादा हो तो आपका क्या होगा, क्या होगा भाई, लैगिंग होगा। अगर C L से ज़्यादा हो तो क्या, लीडिंग। अगर C और L बराबर है तो उस समय आपको हो गए यूनिटी के हो गए। तो यहाँ डाटा देखिए, बताइए L का मान देखिए, L का मान C से क्या है, ज़्यादा, C से ज़्यादा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग या लीडिंग, लैगिंग आपका पावर फैक्टर होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन आपके पास 98, इंडक्टर के कारण आपका लैगिंग पावर फैक्टर प्राप्त होता है और कैपेसिटर के कारण क्या, लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त होता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following वेपर गैस, वेपर या कहिए गैस will give yellow color in a filament lamp। ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है मरकरी, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है सोडियम। ये आपके पास पूछा है। तो आपको 99 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेपर गैस विल गिव येलो। आपने देखा भी होगा स्ट्रीट, जब आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो आप रोड साइड दिखता भी है, तो वो आपको कलर जो है आपको येलो येलो दिखाने लगता है। वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है भाई बता सकते हो, वो होता है आपका सोडियम के कारण। किसके कारण, सोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, सोडियम के कारण आपके पास ये होता है। तो आप कहोगे सर सोडियम के कारण होता है, ठीक है। सोडियम काफ़ी जो है डेलिकेट होता है, आपके पास से चाकू से आराम से काट सकते हो। तो फाइनली अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं 100 क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। फाइनली हम लोग क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं 100 पर। 100 पर
द स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर एट नो लोड इज A इनफाइनाइट, B 3000 RPM, C 1500 RPM, D 0। ये कह रहे हैं। तो फाइनली ये क्वेश्चन है 100 वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर एट नो लोड, नो लोड पर कितना होगा आपको ये कहा जा रहा है। तो देखिए आपके पास ये है, आपको पता होगा इसका आपका करैक्टरिस्टिक मोटर का, ये देखिए N और IA, तो इसके बीच में हमेशा आपको हाइपरबोला मिलता है, हाइपरबोला ये मिलता है। ये आपका ग्राफ है आपका DC सीरीज मोटर का। तो नो लोड का मतलब होता है, नो लोड का मतलब होता है करंट का मान कितना होना है, 0। तो देखिए करंट का आपका मान 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है 0। जब ये 0 है तो यहाँ पर इसका मान कितना है, लगभग इनफाइनाइट की ओर। आप कहें कि N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/IA। अगर इसको 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर 0 की तरफ इनफाइनाइट होता है तो ये किस ओर मूव करेगा, इनफाइनाइट की ओर। इसलिए कभी भी DC सीरीज मोटर को नो लोड पर आप स्टार्ट नहीं करते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप नोट करके यहाँ पर लिख भी दीजिए। इसे बोलते हैं डेंजरसली हाई स्पीड। आपका N क्या जा रहा है, इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं डेंजरसली हाई स्पीड। आप इतने हाई स्पीड पर अगर मशीन चलाओगे तो सारे वाइंडिंग आपका क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर फोर्स होगा, सारे के सारे आपके जो है वाइंडिंग बाहर निकल जाएंगे। इसलिए आपको कभी भी DC सीरीज मोटर को नो लोड पर आपको नहीं करते। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था हमारा जो है UPCL पिटकुल का जो है प्रीवियस 2017 का पेपर। आई होप कि आप लोगों को जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, 10 जनवरी को आप पेपर है तो आप पेपर से पहले इसको जरूर क्या करिए, रिवाइज करिए। मैक्सिमम हो सकता है कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चन आपके पास रिपीटेड आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।